हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए। आपको पता है 20 तारीख से एग्ज़ाम है, 23 तक एग्ज़ाम चल रहा है। आज आपका 17 तारीख है, तो मैंने सोचा कुछ पिछले वर्षों के फिजिक्स के पूछे गए सभी क्वेश्चन को करा दिया जाए, जिसमें कि आपको जो हर बार आते हैं शायद वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और है भी, क्योंकि पिछले वर्षों से आइडिया लगता है कि आपका क्या क्वेश्चन पहले आता था, आपकी बार क्या आने के चांसेस, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए करा ही दिया जाए और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सीरीज़। अगर आप कहिएगा तो मैं और भी 2-3 क्लास लगा के एक डेढ़ घंटे का लगा के आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट बेनिफिट हो जाएगा। मतलब कि 100% यहाँ से आने के फुल चांसेस है। हो सकता है क्वेश्चन सेम ना है, लेकिन हाँ थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा, फॉर्मूला जो रहेगा वो 100% लर्ने वाला है। ओके, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कितना नंबर तक आ जाएगा, तो आप देखिए आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इस क्लास से कितने नंबर तक आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का एक कंप्लीट फार्मूला रिवीजन कराया था, वो ज़रूर देख लीजिएगा और ये क्लास देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ओके, और कहिएगा तो मैं इस क्लास को और भी कंटिन्यू कर दूँगा, 2-4 क्लास लगा दूँगा एग्ज़ाम से पहले। बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सेशन ज़रूर अच्छा लगेगा आपको, ये मेरा वादा है, क्योंकि ऐसे ही नहीं आते हैं। जब भी आते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड पीडीएफ वगैरह लेने के लिए मैंने कंप्लीट फिजिक्स का फॉर्मूला पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम से। जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए जाकर डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग या फिर अदर भी डिफेंस के रिगार्डिंग, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आस्क कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए, मतलब जिसने नहीं किया है, एंड शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर है। सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में विस्थापन y पर कण का वेग आपको बताना। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रेड कलर में क्वेश्चन है, ब्लू में यहाँ पे आंसर है, ये आपका आंसर है। और देखिए वी मैक्सिमम आपका होता है, जो ये आपको याद रखना है कि वी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वेग अधिकतम कहाँ पे होगा, यहाँ पर वेग अधिकतम होता है और यहाँ पे वी मिनिमम होता है। ओके, तो ये जरूर याद रखना है कि सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में विस्थापन y पर कण का वेग क्या होगा, तो कण का वेग आपका ये हो जाएगा, वी मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा। ओके, बाकी आगे चलते रहिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, आपको आंसर इस तरीके से। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में एक आया था, थ्योरी से क्वेश्चन बना था उस टाइप से। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया पूरा ही। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, तो आपको बताना है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके साथ संलग्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के मूल्य के बराबर होता है। तो ये आपके गजब का ट्रिक से बनाता है वो क्वेश्चन, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इतना याद रहेगा तो जिस तरीके से भी बनाए फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से, तो आप टिक करके ज़रूर आइएगा। उसके बाद बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI लगा लीजिएगा, सेक्शन 2 के लिए चल रहा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। तो फिर पृष्ठ तनाव कौन सी क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट है, टेंसर क्वांटिटी है, आपको याद रखना है। ओके, टेंसर क्वांटिटी है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला तो करा ही रखा है, तो आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ए दूरी तक संपीड़ित भारहीन स्प्रिंग है कि स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। तो किसके अनुक्रम, मैंने बोला था ना कि फॉर्मूला से आपका कैसे क्वेश्चन बनता है, अब इसमें आपको पता चलेगा। मैंने ये फॉर्मूला आपको कराया था स्प्रिंग के लिए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 kx², राइट। और यहाँ पे एक्स और ए दोनों, यहाँ पे ए भी रह सकता है, एक्स भी रह सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ये यू से डिनोट करते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो किसके अनुक्रमानुपाती है, तो भाई साहब यहाँ पे x² के या फिर a² के। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से रहेगा, अगर इससे न्यूमेरिकल पूछना हो तो इसको हम 2 गुना कर दे तो कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनता है और थ्योरी का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। तो चलिए यहाँ से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अब आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला से कैसे बनता है आपका थ्योरी का क्वेश्चन, और यही फॉर्मूला से ही थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। ओके, रट्टा मारने से नहीं होता। यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस में परिवर्तन, यदि अधिक दाब पर गैस से भरा जो होता है सिलेंडर जो हो, अगर फट जाए, ब्लास्ट कर जाए, तो गैस में जो होता है वो परिवर्तन क्या होगा, चेंजमेंट, जो गैस में चेंजमेंट क्या होगा। तो देखिए ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अणु उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट। अणु उत्क्रमणीय यहाँ पे नोट कर लेना है, या फिर आप लोग का ज़्यादा सपोर्ट रहेगा अगर इस वीडियो पे 500 व्यू आ जाते हैं और
कम से कम 500 व्यू आ रहे हैं तो मतलब 300 प्लस लाइक होने चाहिए। तो इतना लाइक आ जाएंगे तो पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी बैच वाले बच्चों को तो ये मिल ही जाएगा। ओके, तो अणु उत्क्रमणीय रुद्रश्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट। चलिए, ये एक मैंने स्टार लगा के लिख रखा है तो नोट कर लीजिएगा, ऑलरेडी फॉर्मूला करा रखा है। आपका इंटेंसिटी का है आई समानुपाती ए स्क्वायर जो होता है आपका कैसे होता है, मैंने आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा। आपको होता है आई मैक्सिमम और ए अगर दे के अगर आई से ए का कनेक्शन पूछे तो आई मैक्सिमम किस तरीके से बताएंगे, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अगर आई मिनिमम पूछ ले तो यहाँ पे आपका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। अगर आई से ए का कनेक्शन मतलब पूछे, आई ए देकर पूछे तो इस तरीके से आई मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता जिसे बोलेंगे। अगर आपका इंटेंसिटी देख के इंटेंसिटी पूछ ले तो आई मैक्सिमम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो निकालेंगे √I1 प्लस √I2 इक्वल टू होल स्क्वायर, मतलब कि ब्रैकेट होल स्क्वायर। अगर आई मिनिमम पूछ ले तो सिर्फ वहीं पे क्या करना है, √I1, ये अलग है फॉर्मूला, ये अलग है, मिनिमम का अलग है, मैक्सिमम का अलग है, ये नहीं बट्टा में करके लिखना है। I1 माइनस √I2 इक्वल टू होल स्क्वायर। ओके, तो ये दो फॉर्मूला ये और दो फॉर्मूला इसका, 4 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हमारा भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो भिन्न भिन्न रहेगा तो आपको क्या कहना है, असंजक बल कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को असंजक बल। अगर एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच की बात करेगा तो हो जाएगा सहसंजक बल। असंजक ना असंजक भिन्न भिन्न और सहसंजक आपका हो जाएगा एक ही पदार्थ। तो याद करके रखना है। 7 नंबर हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर वक्राकार सड़क पर मुड़ने की अधिकतम वेग को दुगना कर दिया जाए तो मोड़ की त्रिज्या करनी पड़ेगी। तो मोड़ की त्रिज्या कितनी करनी पड़ेगी आपको बताना है। यहाँ पे बता रहा है कि अधिकतम वेग को दुगना कर दिया जाए। यहाँ पे वेग दुगने की करने की बात कर रहा है तो वेग दुगना कब होगा भाई साहब, ये v, इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √RG या फिर GR जो भी बोलिए आप, जी को इधर रखिए चाहे आर को इधर रखिए, उससे मतलब नहीं है। तो v आप इक्वल टू √RG, ओके, √RG ये दिया है। तो ये आपका 2 गुना कब होगा, 2 गुना जब होगा यहाँ पे गुने, तो त्रिज्या कितनी करनी पड़ेगी, तो त्रिज्या यहाँ पे g से मतलब नहीं है, त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो v समानुपाती यहाँ पे √R की बात कर रहे हैं। तो r को हम 4 गुना करेंगे तब ना यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा तो v आपका 2 गुना होगा, तो √4 आपका यहाँ पे आंसर। तो 4 गुना आपके थ्योरी के क्वेश्चन है तो 4 गुना आपको आंसर में दिखाई देगा, वो टिक करना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, प्रातःकाल और सायंकाल से काल में सूर्य लाल दिखाई देता है, यह किसके प्रकीर्णन के कारण होता है, तो लघु तरंगधार्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, एनडीए के एग्जाम में आया है और यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने। ये सारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपके एग्जाम में मिलेगा, चाहे एयरफोर्स की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, कोस्ट गार्ड की बात कर ले। और ऐसा नहीं है कि जो एयरफोर्स में आया है कोस्ट गार्ड में आएगा नहीं आएगा और जो नेवी में आया कोस्ट गार्ड में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो जो ये रहता है ना भाई साहब, टॉप क्लास की क्लासेस है और 100% आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इसको मैं करा दूंगा तो सही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला वाला क्लास और इसका क्लास देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक लड़की झूले में खड़ी है, झूला आपको पता होगा, झूला झूलते हैं आप लोग भी, मेला वगैरह जाते हैं तो झूला झूलते हैं। जब वो बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, जब वो बैठ जाती है तो आवर्तकाल आपको बताना है झूले का। तो राइट देखिए, तो जब बैठ जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा और लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल घट जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ भी दे सकता है, लड़की की जगह पे कुछ भी आ सकता है, भालू शियार जो भी बोले, या फिर लड़का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि झूले में खड़ा रहेगा कोई तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, और बैठेगा तो आपका आवर्तकाल यहाँ पे खड़ा है, जब वो बैठ जाता है, खड़ा है और खड़ा है बैठ जाता है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और खड़ा रहेगा तो आवर्तकाल घटेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 10 नंबर पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 10 नंबर में दे रखा है, यदि सरल लोलक का धातु का गोला लकड़ी के गोलक से बदल दिया जाए तब इसका आवर्तकाल। तो यदि सरल लोलक का धातु का गोलक लकड़ी के गोलक से बदल दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल भाई साहब अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। धातु क्यों अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे धातु का गोलक लकड़ी के गोलक से बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L/G, T = 2 पाई
रूट अंडर एल अपॉन जे। यहाँ पे कहीं पे भी द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है, मास की बात नहीं कर रहा है, तो ये द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो धातु का गोला हो या फिर लकड़ी का गोला हो, उस बदलने से क्या फर्क पड़ने वाला है, आवर्तकाल में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ से आपसे पूछ लेता कि लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा, तो ये आपको 4 गुना करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है थ्योरी का। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि क्लास आपके लिए मोस्ट एग्ज़ाम मतलब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। और आप क्लास देख रहे हैं तो आपको भी पता चल गया होगा कि किस तरीके की क्लास है। तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग कहिएगा तो क्लास को कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज़ इस क्लास के बाद नहीं। श्रव्य सीमा के अंदर तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? श्रव्य सीमा देख सकते हैं यहाँ पे श्रव्य की बात कर रहा है, प्राश्रव्य नहीं बात कर रहे हैं, श्रव्य बात कर रहे हैं। तो श्रव्य बात कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपको नोट कर लीजिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक श्रव्य, मतलब जो शून्य की सीमा जो अंतर होती है ना, उसकी आवृत्ति क्या है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दे रखा है ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के मध्य समानता है। वह कैसे, अगर इसमें डिफरेंस पैदा करना हो तो कैसे पता चलेगा कि ध्वनि और प्रकाश तरंगों में अगर अंतर बताना हो तो क्या बताएंगे? तो ये व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते, मतलब समानता, सॉरी डिफरेंस नहीं, मतलब कि दोनों में समान चीज़ें क्या हैं जिससे हम पता चले कि हाँ दोनों चीज़ में ये मतलब कि समान है, समानता। ओके, तो मध्य वही है, दोनों ही व्यतिकरण, ध्वनि तरंगे भी जो है व्यतिकरण उत्पन्न कर सकती है और प्रकाश तरंगे भी व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करेंगे, ये थोड़ा कुछ स्टार मार के लिख रखा है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई बटा टी, इसको चेंज करके, और इसी को Q के इसको U इक्वल टू एन ई होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस ये चेंज किया गया है फॉर्मूला को, तो ज़रूर लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 में दे रखा है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। देखिए मंदक के रूप में होता है ग्रेफाइट, लेकिन सर्वोत्तम मंदक की बात करेगा तो हो जाएगा भारी जल, जिसे D2O बोलते हैं, D2O भारी जल जिसे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वोत्तम मंदक की बात करेगा तो भारी जल हो जाएगा, जिसे D2O बोलते हैं। एंड नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो होता है, मॉडरेटर जिसे बोलेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड एक बार शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14 एंड 14 नंबर में दिया है, गिरती हुई वर्षा की बूंदें वेग का सीमांत वेग प्राप्त, चलिए यहाँ पे सीमांत वेग प्राप्त करती है, तो इसका कारण है ये क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, देखिए यहाँ पे स्टार मार के लिख रखा है, थोड़ा सा नोट कीजिए। अधिकतम वेग जहाँ वस्तु ना फिसले, जहाँ घर्षण गुणांक म्यू, तो वी मैक्सिमम म्यू जी आर, ये ऑलरेडी फॉर्मूला भी बता रखा है। तो गिरती हुई वर्षा की बूंदें वेग का सीमांत मान प्राप्त करती है, इसका कारण है आपको बताना है। बाकी आप लोग नहीं बताइएगा तो लास्ट में एक बार याद दिला दीजिएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 14, याद जरूर रख रहिएगा, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आ जाएंगे 15 पे। एक समांतर संधारित्र को प्लेटों के बीच पृथकित नगण्य, राइट, ये नगण्य है, नगण्य मोटाई की एल्युमिनियम की पट्टी रख दी जाए तो संधारित्र की धारिता, ये पट्टी है, थोड़ा सा हिंदी भी लिखा गया है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या लिखे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, जब नगण्य मोटाई की रखी जाएगी तो इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम की पट्टी रख दी जाए तो क्या होगा, तो इसमें भाई साहब कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब कि आपका क्या रहेगा, वही रहेगा, नो चेंजमेंट, वही आपका रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको रहने दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको हटा दीजिए। आएंगे 17 नंबर पे, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहे हैं। एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भूमि उपग्रह में है, राइट, भू उपग्रह में है, भूमि नहीं, भू उपग्रह में है, और कुछ समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग, कौन सी घड़ी प्रयोग में लानी चाहिए, वो आपको बताना है। और आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए थ्योरी कैसे बनेगा और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से आपको क्लियर करेंगे। एक एक फार्मूला को डिस्कस करते चलेंगे, उससे कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में तो बचने वाला नहीं है फिर। तो ये जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो घड़ी यूज़ करेंगे समय को ज्ञात करने के लिए, तो जो स्प्रिंग से चलती है वो घड़ी को इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी घड़ी,
जो स्प्रिंग से चलती है, वो घड़ी हमको ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला कहता है आवर्तकाल का, आपको मैंने फॉर्मूला बताया T=2π√L/G। तो उसमें द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता था, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √M/K है, √M/K है। तो T=2π√M/K है। यहाँ पे M है मतलब कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ये चीज़ G पर निर्भर नहीं करती है। वो चीज़ आपका था आवर्तकाल जो था वो क्या था, T=2π√L/G। G पे निर्भर करता था, L पे निर्भर करता था। देखिए यहाँ पे वो मास पे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका आवर्तकाल जो है वो किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपका जो होता है ये किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो ये G पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और ये आपका स्प्रिंग मतलब कि आपका किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, G पर निर्भर नहीं करता है, K पर निर्भर नहीं करता है, K पर निर्भर करता है, M पे निर्भर करता है, G पे आपका निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, सारा मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ये देखिए वही चीज़ है, सेम फॉर्मूला T=2π√M/K। और यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग से लटकाए गए किसी कण का आवर्तकाल T है। यदि स्प्रिंग को 4 बराबर भागों में काट कर उसी द्रव्यमान की किसी एक भाग से लटका दे तो नया आवर्तकाल होगा। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देखिए 4 बराबर भागों में काटकर उसी द्रव्यमान को किसी एक भाग में लटका दे। 4 द्रव्यमान की बात कर रहा है, काटने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, यदि स्प्रिंग को 4 बराबर भागों में काटकर उसी द्रव्यमान को किसी एक भाग से लटका दे तो नया आवर्तकाल आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या है, इसको इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। K समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/L। कैसे हो जाएगा भाई साहब, K समानुपाती 1/L कैसे हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे समझिए T=2π√L/G होता है, T/√L/M/K होता है। तो यहाँ पे √L/G और यहाँ पे √M/K। तो K समानुपाती √1/L हो जाएगा, जिससे ये T/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगर ये क्वेश्चन ठीक से समझ में ना आया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करूँगा। ओके, 19 नंबर पे आ चुके हैं। 19 नंबर, वह प्रत्यास्थ गुणांक जो केवल तरल, तो तरल की सिर्फ बात करेगा तो मतलब कि आयतन, तरल क्या है, आयतन है, तो तरल आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल तरल की बात है तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। साबुन का बुलबुला बनाने में कार्य किया जाता है जो, वो क्या होता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है। साबुन का बुलबुला बनाने में जो कार्य होता है वो 8πr²T। अगर पानी का बुलबुला रहता तो पानी का बुलबुला रहेगा तो 4πr²T। ये आपको ध्यान में, पानी के लिए 4 और साबुन के लिए डबल हो जाएगा 8। तो ये किस पे निर्भर करता है, W निर्भर करता है, R² पे निर्भर करता है, T पे निर्भर करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से थ्योरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक छड़ का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसे अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाए तब व्यास के परितः इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, आपको बताना है। इसको किस तरीके से मोड़ना है, देखिए यदि कैसे मोड़ना है, प्रतिरोध 4 ओम है, इसका 4 ओम है, इसे अर्धवृत्त में मोड़ना है, राइट। अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाए तब व्यास के परितः इसका प्रतिरोध होगा। देखिए इसको वृत्त में मोड़ रहे हैं तो क्या होगा, अगर इसका अर्धवृत्त में मोड़ा, देखिए यदि वृत्त में होगा तो वृत्त में होगा तो 2 ओम इधर है, 2 ओम इधर, मतलब कि 2 ओम हो जाएगा। अगर वृत्त पूछता तो 2 ओम, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्त की बात कर रहा है, अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाता तो ये 4 ओम ही राइट आपका रहेगा आंसर, जो कि आपका 4 ओम यहाँ पे दिया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है रुदोंश प्रक्रम हेतु असत्य कथन है। तो देखिए एक मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, एक बार थर्मोडायनेमिक्स वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था, ओके, वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वाला। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका 0, ये सत्य कथन है, du माइनस, तो चलिए इसको मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, आपको याद कर लेना है, du + dw। अब dq ये पे du दिया है तो माइनस dw नहीं हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस dw। तो ये आपका सही है, dq = 0, ये भी सही है आपका। थीटा नियतांक है, ये भी सही है, ये क्यों नियत थीटा नियत। तो डी रिदोष निश्चित नहीं रहती है, एंट्रोपी निश्चित नहीं रहती है, यही आपका गलत कथन है, असत्य कथन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहाँ से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। 24 जो 25 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। सदिश राशि है,
आपको बताना ये ऑप्शन दे रखा है ए बी सी एंड डी। तो आपको यहाँ वाटहीन धारा, शक्ति धारा, तो ये सारे ही अदिश राशि है। यहाँ पे सदिश राशि है धारा घनत्व, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धारा घनत्व का ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा घनत्व का फॉर्मूला है J=I/A। ये आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला है, याद करके रखना है। इससे किसी तरीके से थ्योरी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है यदि M चुंबकीय आघूर्ण B चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण होगा। अगर M चुंबकीय आघूर्ण हो, B चुंबकीय क्षेत्र हो, तो बल आघूर्ण जो होगा वो आपका M गुने B हो जाएगा। बल आघूर्ण पूछ रहा है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में दे रखा है समुद्र में उत्पन्न होने वाला ज्वार भट्टा का कारण क्या होगा। समुद्र में जो उत्पन्न होता है ज्वार भट्टा, उसका कारण आखिर क्या होता है वो आपको बताना है। तो समुद्र में उत्पन्न होने वाला ज्वार भट्टा का कारण क्या है, तो ये चलिए बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उसी से समुद्र में जो होता है ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। किससे? चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक ही स्थान पर दो छोटे चुंबकों के कारण समान दूरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात यहाँ पे पूछा है, इंटेंसिटी का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है, वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। यहाँ पे मैंने बता रखा है 2:1। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद करके रखना है, समझ लीजिए, रट्टा मार कर रखना। अक्षीय और निरक्षीय की स्थिति की बात करेगा तो अक्षीय निरक्षीय की बात करें तो अक्षीय स्थिति ऊपर हो रही है और निरक्षीय बाद में कह रहा है तो निरक्षीय बाद में हो रहा है। इस तरीके से आपसे पूछे तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात पूछे या फिर विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात पूछे तो 2:1 मतलब 2/1 मतलब कि 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, जो यहाँ पे पूछा है, और यहाँ से पूछ दे कि विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात पूछ दे तो क्या होगा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक ही स्थान, तो विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात पूछे तो भी आपका 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 एंड 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है 220 वोल्ट की लाइन से जुड़े ट्रांसफार्मर का निर्गत 1 एम्पियर धारा पर 1100 वोल्ट है। इसकी दक्षता 100% है। लाइन से आने वाली धारा का मान आपको बताना है। देखिए 220 वोल्ट है। ओके, ये ध्यान में रखना है किस चीज़ के, लाइन से जुड़े ट्रांसफार्मर की, राइट। और निर्गत 1 एम्पियर धारा पर 1100 वोल्ट है, मतलब कि यहाँ पे वोल्ट 220 1100 वोल्ट। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। VIP से अगर याद करें तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए VP IP और VS IS, ये आपको ध्यान रखना है। VP मतलब पूछेगा तो VP क्या देना है, ये एम्पियर धारा वाला जो पर वोल्ट है वो देना है, तो 1100 वोल्ट और गुने IP यहाँ पे 1 है तो 1 आपको डाल देना है। इसकी दक्षता 100% है। तो चलिए हाँ दक्षता की बात करेंगे। और VS दिया रखा है 220 वोल्ट और यहाँ पे देख सकते हैं आप, और IS आपका यहाँ पे निकालना है। तो एक यहाँ पे 1100 गुने 1 हो गया तो 1100 ही, 1100 बट्टा 220, 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे 11 दूनी 22 यहाँ पे काट सकते हैं। तो इसका जो 22 बचे 110 कट जाएगा, तो 5 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 5 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिवर्ती धारा आपका क्वेश्चन नंबर है 31। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होगा। आपको बताना है प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होगा IRMS = I0/√2। IRMS = I0/√2 आपका फॉर्मूला है किस चीज़ का। यहाँ पे देखिए शिखर मान पहले पूछ रहा है, उसके बाद वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो शिखर मान कौन सा है भाई साहब, I0 आपका शिखर मान हो गया। देखिए इसको डिनोट करिए, I मान आपका शिखर नोट हो, I0 शिखर मान, और आपका जो हो गया IM जो हो गया वर्ग माध्य मूल मान। ओके, वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो IRMS बराबर होता है I0/√2। क्या होता है IRMS बराबर आपका होता है, ध्यान में रखना है, I0/√2, और I0/√2 होता है तो अब क्या करना है, पहले पूछा शिखर मान पूछ रहा है तो ये आपका शिखर मान हो गया, इसको इधर कर देंगे तो मतलब कि I0/IRMS
मतलब कि √2 हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछ ले कि वर्ग माध्य मूल मान पहले पूछ ले और शिखर मान फिर बोले तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, आपका अनुपात क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको उल्टा कर देना, काम आपका हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, वो आपको बताना है। तो साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई पड़ता है किसके कारण, तो होता है भाई साहब व्यतिकरण के कारण आपका क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई पड़ता है। तो इस चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 33 नहीं करा, तो 33 मतलब कि आपके लिए था ही नहीं काम, मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए इसको स्किप किया है। ओके, कौन अविभाज्य है आपको बताना। ऑप्शन दे रखा है नाभिक, फोटोन, प्रोटोन, परमाणु। तो अविभाज्य कौन है भाई साहब, तो अविभाज्य आपका फोटोन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोटोन क्या है आपका, अविभाजित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोटोन क्या है भाई साहब, तो चलिए इसमें से आपको बताना है कि कौन अविभाज्य है। तो अविभाज्य कौन है भाई साहब, ऑप्शन 1 में दे रखा है नाभिक, बी दे रखा है फोटान, सी प्रोटॉन और डी में दे रखा है परमाणु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटान। फोटान जो आपका है यही आपका अविभाज्य है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में दे रखा है जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसके विशिष्ट आवेश का मान, जब भी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा तो उसके विशिष्ट आवेश का मान जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो m भी बढ़ेगा और m बढ़ेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो ये आपको इस तरीके से आपके थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको लिखा हुआ आएगा, इस तरीके से ना है लिखा हुआ आएगा तो वो आपको सॉल्व करना होगा। ओके, थ्योरी में तो इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, v=b/q/m। ओके, राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, जब v बढ़ेगा तो क्या होगा, v बढ़ेगा तो क्या होगा, तो m तो q/m जो है ये दोनों घट जाएगा। अगर v बढ़ रहा है m भी बढ़ रहा है तो ये q/m अगर दोनों की बात करें तो q/m जो है ये घट जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है किसी धातु की देहली तरंगदैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम है, यदि 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश इस धातु पर आपतित हो तो क्या होगा। इस देहली तरंगदैर्घ्य का 3000 एंगस्ट्रॉम है, यदि 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश इस धातु पर आपतित होता है तो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए v=n लैम्डा। तो इसका इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो इस तरीके से अगर होता है आपतित होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा उत्सर्जित होगा। तो ये नोट कर लेना। खोलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में दे रखा है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई साहब, संलयन अभिक्रिया। क्या है भाई साहब, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत संलयन अभिक्रिया है, ध्यान में रखना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण है। तो ह्रास का क्या है, प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण क्या है भाई साहब, जो ह्रास का कारण यहाँ पे पूछ रहा है, ह्रास मतलब लाफिंग वाला नहीं पूछ रहा भाई साहब, ह्रास दिया है, थोड़ा सा ध्यान दें, कमी की बात कर रहा है। तो अवशोषण और परकीर्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रकाशीय तंतु में जब भी ह्रास का कारण पूछे, प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण पूछे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या हो जाएगा, अवशोषण और यहाँ पे प्रकीर्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में दे रखा है एक अर्धचालक में, यहाँ पे ध्यान में देखिएगा कि एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका तापमान बढ़ाने के साथ, देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आधा क्वेश्चन लिखा है, एक अर्धचालक में विद्युत चालकता क्या होगा। तो एक अर्धचालक में विद्युत चालकता क्या होगा, अगर उसके तो क्या होता है, तो उसके तापमान में बढ़ाने के साथ बढ़ती है। तो पूछेगा आपसे कि एक अर्धचालक में विद्युत चालकता तापमान बढ़ने के साथ क्या होती है, तो आपको बताना है तापमान जो भी आपका है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी, विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको क्वेश्चन को इस तरीके, एक अर्धचालक में ताप बढ़ाने से क्या होता है, तो आपका विद्युत चालकता जो है बढ़ जाता है। इस तरीके से आपको याद में रखना है। और चालक में विद्युत चालकता अगर पूछ रहे, चालक में घटता है और अर्धचालक में बढ़ता है, ये दोनों क्वेश्चन है, इसको स्टार मार के लिख लीजिएगा कि क्या होगा, अर्धचालक में बढ़ता है और चालक रहेगा तो घटता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है आपका प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतित होती है, इस किरण में विचलन कौन होगा। प्रकाश की एक किरण है, समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतित होती है, इस किरण में विचलन कोण आपको बताना है। तो विचलन कोण आपका राइट आंसर
क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपसे पूछा जाए 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण है तो समतल दर्पण है तो 180 माइनस 2i या फिर 2 थीटा, जो आपको लिखना हो लिख सकते हैं। तो 180 माइनस 2 गुने 30 की बात करेंगे 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 दूनी 60, 60 इक्वल टू 120 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो इसमें विचलन कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समतल की बात कर रहे हैं इसलिए 180 माइनस 2 थीटा पे रखेंगे। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को फॉर्मूला करा रखा है। तो मैंने बोला ना, अगर आपने जितना फॉर्मूला मैंने करा रखा है उतना कर लिया, उसको समझ लिया, उसको समझने के लिए ही समझ लीजिए ये क्वेश्चन की सीरीज़ लगा रहे हैं मैं, कि ताकि आपको पता चलते चले। भेदन क्षमता जो सर्वाधिक होती है किसकी होती है, वो आपको बताना है। तो बताइए भाई साहब, भेदन क्षमता जो होता है सर्वाधिक किसका होता है। चलिए बताइए, सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका गामा किरण होता है ना, उसी का सर्वाधिक भेदन क्षमता होता है। क्या होता है, गामा किरण का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। तो ये आपको नोट करके रख लेना है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है, रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब व ताप में संबंध है। क्या है भाई साहब, एक रुद्धोष्म परिवर्तन में आपको ध्यान में रखना है, रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब व ताप में संबंध है, PV = nRT। और ये आपको याद में रखना है, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलता है। और ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी करा रखा है, PV = nRT। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। एंड क्वेश्चन 43 में दे रखा है, चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन 43 में दे रखा है कि किसी चालक लूप को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो इसमें प्रेरित आवेश का मान निर्भर करता है। किसी चालक लूप को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो जो इसमें प्रेरित आवेश का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है। मैंने बोला ना आपसे, को फॉर्मूला से ही थ्योरी बनाया जाता है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी करा रखा है मैंने, लेकिन आपको मजाक लगा कुछ बच्चों को, तो सर ये टेंशन नहीं लेना है। चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन पर, चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, देखिए फिर से देखिए, किसी चालक लूप को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो इससे प्रेरित आवेश का मान निर्भर करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन पर ये देख सकते हैं -n di/dt ये फॉर्मूला है, आपको याद करके रख लेना है। यहाँ पे देखिए E = a² दिया है, तो ये कैसे दिया है, इस फॉर्मूला से दिया है, 1/2 m² या फिर ka², E = 1/2 ka²। अब k का मान क्या होता है, k का मान m² होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलेंगे यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ लेता है अल्फा बीटा गामा का अनुपात, तो स्टार मार के यहाँ पे लिख रखा है मैंने, तो ज़रूर नोट कर लीजिए, 1:2:3। ओके, अल्फा बीटा गामा लाइन से है तो 1, बीटा 2 और गामा लास्ट में है तो 3 पे। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है। मैंने आप लोग को कूलाम का फॉर्मूला भी बता रखा है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 और कूलाम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, F = K/Q1/R²। कूलाम नियम है तो कूलाम नियम को याद कर लेना है। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। यदि समान ताप व दाब पर दो द्विपरमाणुक गैसों के घनत्व क्रमशः D1 और D2 हो तो इन गैसों में ध्वनि के वेगों का अनुपात होगा। आपको बताना है कि यदि समान ताप और दाब, देखिए यहाँ पे समान ताप पूछ रहा है, दाब भी समान कह रहा है, दो परमाणु गैस घनत्व क्रमशः D1 और D2 हो तो इन गैसों में ध्वनि के वेगों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, वेगों का अनुपात। देखिए ये तो आपका तापमान जो है वो समान है, द्विपरमाणु जो दाब है वो भी आपका समान है, तो क्या होगा, तो जब दोनों समान रहेगा तो √D2/D1 आपको याद करके रख लेना है। ये फिक्स क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा चेंज मूवमेंट वगैरह नहीं मिलता। ये आपके लूसेंट वगैरह में ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया भी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 46 पे। क्वेश्चन 46 में दिया है, जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, रचना करती है, और ये फॉर्मूला भी मैंने बता रखा था आपसे कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करेगी तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, राइट। और जब बड़ा बूंद छोटे छोटे बूंदों में टूटता है तो ऊर्जा क्या होती है, शोषित होती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब जब बड़े बूंद छोटे से तो शोषित होती है। और यहाँ पे दे रखा है कि छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो ऊर्जा यहाँ पे एनर्जी जो है वो मुक्त करती है, मतलब कि रिलीज करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आ चुके हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। परस्पर लंबवत 3 समतल दर्पणों में से
एक किरण परिवर्तित होती है तो आपतित तथा परिवर्तित किरण के बीच कौन होगा। अब देखिए 3 समतल की बात किया ना, एक यहाँ पे एक जगह और था समतल दर्पण की बात कर रहा था। ओके, तो उसको चलिए मैं आपको फिर से यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करूँ। बोलेंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समतल दर्पण है और वहाँ पे समतल दर्पण था, तो फिर यहाँ पे 360 माइनस 2 थीटा क्यों लग रहा है। कि वहाँ पे आपको था प्रकाश की जो किरण थी वो समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतित हो रही थी, राइट। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 समतल दर्पणों की बात कर रहा है, 3 समतल दर्पण की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 360 और आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच का कौन होगा, तो 360 माइनस 2 थीटा यहाँ पे भी रहेगा। वहाँ पे था 180 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, परिवर्तित होते आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच का कोण। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लंबवत कर रहा है, राइट। तो 360 माइनस 2 गुने 90 मतलब कि 100 तो 9 दूनी 18, राइट। 180 और 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 360 में से 180 गया तो 180 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए 180 आपका। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है किसी प्रतिवर्ती वोल्टता को यहाँ पे देख लीजिए E20 sin 300t से निरूपित किया जाता है। तो एक चक्र में वोल्टता का माप होता है, औसत माप। जब भी आपसे औसत मान पूछ ले तो इस तरीके से कुछ भी दे, आपको आंसर याद रखना है कि 0 ही होगा। ओके, क्या होगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 49 पे। एंड क्वेश्चन 49 में दे रखा है विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित है। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कूलाम का नियम, और इसका फॉर्मूला होता है F=K1 K2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी F=K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, कूलाम नियम है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तो प्लीज़ जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। और रेडियो की अर्ध आयु 16 वर्ष है, तो इसकी औसत मान होगा। जो रेडियम की अर्ध आयु है उसका 16 वर्ष है, राइट। तो इसका औसत मान ये फिक्स रहता है, इसको कोई भी चेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। तो रेडियम की अर्ध आयु 16 वर्ष रहेगी, तो इसका औसत मान होता है 2319 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काम करने वाला है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है पीएन संधि डायोड में अगर अवनति की अवस्था प्रशीर की चौड़ाई, तो क्या होगी, अगर अवनति की अवस्था प्रशीर की चौड़ाई क्या होती है, घटती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें तामझाम करना है नहीं। चलेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए शायद आ सकता है बहुत। 2 सदिशों ए तथा बी पर परिणामी सदिश ए वेक्टर के लंबवत है तथा इसका परिमाण सदिश बी वेक्टर के परिमाण का आधा है। तो ए तथा बी के बीच का कोण आपको बताना है, और ये फॉर्मूला होता है tan थीटा बी साइन थीटा ए बटा ए प्लस बी बी कॉस थीटा। तो चलिए इसका बताना है क्या, 2 सदिशों ए तथा बी परिमाण सदिश लंबवत है, राइट, लंबवत है। तो लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं tan थीटा 90 1/0 और बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये 0 हो गया। तो 0 बी कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका जो बीच का कोण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 150 डिग्री, मतलब कि 150 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 150 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दे रखा है, सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा समानुपाती है। मैंने बताया ना आपका फॉर्मूला से किस तरीके से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा समानुपाती है, किसके समानुपाती है, तो टोटल एनर्जी वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको डायरेक्ट अगर लिख दे तो 1/2 k a स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। आपको वो ध्यान में ना होगा। तो गति के आयाम के वर्ग के, तो क्या दिया, आयाम दे रखा, आयाम का क्या, वर्ग के। तो ऊर्जा समानुपाती किसके, आयाम के वर्ग के। आपसे ये भी पूछ लेता, ये भी पूछ लेता, तो ये सब भी याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो कोई भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 54 है। 54 में दिया है कार का इंजन कार में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। कितना, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि यह कार समान द्रव्यमान के एक दूसरी कार को खींचती है तो उत्पन्न त्वरण होगा। चलिए आपको इसी से बता दो, फॉर्मूला है आपका, हमको ध्यान में रहना चाहिए। F=ma, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, किस चीज़ का फॉर्मूला है, बल का फॉर्मूला है, फोर्स का आपका फॉर्मूला है।
तो इसको अगर इसको हटा दे तो ए समानुपाती 1/m ना हो जाएगा। आप हटा दे तो ए समानुपाती 1/m हो जाएगा, और जब m होगा तो ये 4/2 तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 मतलब कि आपका ये उधर जाएगा, तो a/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है ये आपका 55 नंबर, आप नोट कर लीजिएगा। वी स्क्वायर बी आर जी। ओके, राष्ट्रीय मार्ग पर इसके सड़क के मोड़ की त्रिज्या आर है, सड़क की चौड़ाई बी है, इस पर आवेग से कार को भी वेग से कार को, यहाँ पे दिया है वी वेग से कार को सुरक्षित गुजारने के लिए सड़क के बाहरी किनारे का आंतरिक किनारे से h ऊंचाई उठाया जाता है, तो इसका मान होगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वी स्क्वायर बी बट्टा आर जी, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखिए, बहुत काम आने वाला है। ये दोनों ही फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, टी निकालना है और ए निकालना है, तो किस तरीके से निकलेगा। ये दे रखा है घिरनी, आपको इस तरीके से आपको ये देख लेना है, 3 4 है और एक 3 है, एक 4 है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है इस तरीके से। तो टी निकालना है तो 2m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी मैंने बता रखा है। ए निकालने के लिए m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो इस फॉर्मूले से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 में दे रखा है लेंज का नियम। लेंज का नियम आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इक्वल टू माइनस का n डी फाई अपन डी टी, ये किस चीज़ का नियम है, ये है आपका लेंज का नियम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना ही रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 58 पे। 58 में देखा है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, मतलब किसी कोई भी स्प्रिंग है इसको 2 सेंटीमीटर खींच दिया जाता है, तो इसमें 100 ऊर्जा संचित हो जाती है। तो कितना, 100 ऊर्जा संचित हो जाती है। यदि इसी 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो व्यक्ति तो उसमें ऊर्जा में वृद्धि आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कहाँ पे करेंगे, नीचे आते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फिर से एक बार देखना चाहे तो देख लीजिए। 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है, 100 ऊर्जा संचित है, तो चलिए 100 ऊर्जा ऑलरेडी संचित हो जाता है, यदि इसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था स्प्रिंग के लिए, U इक्वल टू के 1/2 सॉरी इक्वल टू 1/2 और kx², राइट। और यही खेल है, 2 सेंटीमीटर और खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर और खींचने का मतलब है u समानुपाती x²। 2 सेंटीमीटर का मतलब 4 गुना, 4 गुना का मतलब है 100 ऊर्जा पहले से संचित है, तो ये हो जाएगा 400 जूल, राइट, 400 जूल, 400 जूल, राइट। और 100 माइनस फिर से कर देंगे तो 100 जूल फिर से करेंगे, 300 जूल आपका वृद्धि, आपका राइट आंसर हो जाएगा 300 जूल वृद्धि। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए ही चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 में दे रखा है, जब कैथोड किरणें एक धातु की प्लेट से गुजरती है तो वह गर्म हो जाती है, क्यों। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। जब एक कैथोड किरणें एक धातु की प्लेट से गुजरती है, टकराती है तो वह गर्म हो जाती है, तो क्यों, तो कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण होती है भाई साहब, तो कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा के कारण ही आपका ये जो है क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 60 पे, मतलब कि 60 पे आ जाते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको याद है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R²। और इस फॉर्मूला से देखिए किस तरह के का मान क्या होता है, 1/4 पाई साइलेंट, यहाँ पे लिख रखा है मैंने के का मान, तो आप ध्यान में दे दीजिएगा कि के इक्वल टू होता है 1/4 पाई E0 साइलेंट, E0 मतलब वही समझ लीजिए जो भी। ओके, तो ये फॉर्मूला दे रखा है, इसका मान यहाँ पे लिख रखा है Q1 Q2 का हो, इसको कर दिया Q² बटा R² कर दिया। इसका बीमा अगर पूछ ले आपसे तो देखिए यहाँ पे ये बीमा दे रखा है, विद्युत चलते E0 की बीमा, इस फॉर्मूला से आप बीमा निकाल सकते हैं, तो ज़रूर निकालिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 में देखा है, यदि स्प्रिंग की लंबाई में L वृद्धि हो तो हुक के नियम अनुसार, देखिए यदि किसी भी स्प्रिंग की लंबाई में L को वृद्धि कर दिया जाए तो हुक का जो नियम था उसके नियमानुसार क्या होता है, F समानुपाती L हो जाएगा, क्यों, क्योंकि F इक्वल टू KL होता है, तो यहाँ पे F समानुपाती L आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 में देखा है, इलेक्ट्रॉन
निम्न विभव क्षेत्र V1 से उच्च विभव क्षेत्र V2 में प्रवेश करता है तो इसका वेग क्या करता है। एक इलेक्ट्रॉन है निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र V2 में प्रवेश करता है तो इसका वेग आपको बताना है। तो V1 से V2 में प्रवेश कर रहा है तो वेग क्या हो जाएगा भाई साहब, बढ़ जाएगा। क्या रहेगा, वेग आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है यहाँ पे P² = 2mE_k। ये किस लिए लिख रखा है, ऑलरेडी इसका जितना भी क्वेश्चन इसका फॉर्मूला था मैंने कराया है, उसका लिंक आपको फिजिक्स के फॉर्मूला का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, मतलब कि डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए एंड वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 100% आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 64 पे। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट छोटी है तो छोटी प्लेट पर विद्युत आवेश होगा। ये आपको बताना है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट जो है छोटी है, राइट, यदि छोटी प्लेट पर विद्युत आवेश होगा तो छोटी प्लेट पर विद्युत आवेश क्या होगा, तो भाई साहब दोनों पर समान होगा, कोई भी चेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। ओके, क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की एक और प्लेट छोटी रखी जाती है, छोटी प्लेट पर विद्युत आवेश का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 में दे रखा है जब किसी चालक से धारा प्रवाहित हो तो ताप क्या होता है। ताप के में वृद्धि क्या होती है, घटता है, बढ़ता है या फिर समान रहता है। तो चलिए बताइए, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो ताप क्या हो जाता है, वो बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 66 पे, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया। यदि दो चुंबकीय ध्रुव प्रबल एवं इनके बीच की दूरी जो दे रखी है दुगने कर दिए जाएं तो इनके मध्य कार्यरत बल आपका क्या होगा। इनके बीच की दूरी की दुगनी कर रहा है तो इसके मध्य कार्यरत बल क्या होगा। चलिए यहाँ पे Gf = Gm m1m2/r² दे रखा है, 2r², यहाँ पे 2, ये इससे कट गया तो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। सॉरी परिवर्तित नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ओके, चलिए, मतलब कि चेंज नहीं होता है, सॉरी परिवर्तित नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक एक्स किरण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात। चलिए, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा भाई साहब। तो जब भी पूछे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा किरण की बात करें तो प्रोटॉन आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर अल्फा बीटा गामा के पूछ ले तो 1 2 3 ये आपको याद रखना है। और इसका पूछ रहा है तो इसके क्या हो जाएगा, 1:2, 1:1:2। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। एंड क्वेश्चन 67 में दे रखा है कि 4 समान लंबाई के एक तार, प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम है, वर्गाकार के रूप में जोड़े गए हैं। तो 2 विकिरणित सम्मिलित शीर्ष बिंदुओं के मध्य कितना प्रतिरोध होगा, आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो कितना प्रतिरोध होगा भाई साहब। तो जब भी बात करें यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि जब चार समान लंबाई के तार की बात करें, प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम में, 4 ये लंबाई है, समान हो गया, 10 ओम इधर भी है, 10 ओम इधर भी है, 10 ओम इधर भी, 10 ओम इधर भी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो 2 विकिरणित समतुल्य शीर्ष बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये भाई साहब वो कितना ही रहेगा, वो 10 ओम ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 68 में दे रखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ऑप्शन था आपका, उसमें से बीटा तरंगे जो है आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ ले बीटा किरणें क्या है, तो बीटा किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कौन नहीं है भाई साहब, तो बीटा किरणें आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 69 में दे रखा है बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का उसकी कुल ऊर्जा से अनुपात होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो गतिज ऊर्जा पहले लिख दिए, उसके बाद कुल ऊर्जा से अनुपात पूछ रहा है तो कुल ऊर्जा का अनुपात नीचे लिख दिए। तो K/T = -1 आपका यहाँ पे देख रखा है, आपने लिख रखा है, आप लिख लीजिए फटाफट, मैंने लिख रखा है, आप भी लिख लीजिए। ओके, तो K/T मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी =
माइनस का 1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 70 पे। राइट, 70 में क्या दे रखा है? 70 में दे रखा है एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है, इसके प्रत्येक कोने पर आवेश Q रखा है। इस आवेश से वितरण के कारण घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। और ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इससे सारे आपके चालक, अर्धचालक, जी, जर्मेनियम, आपका जो है आपका सारा कुछ यहाँ पे क्लियर, डायमंड वगैरह सारा कुछ क्लियर होगा। चलिए, इसका जो कुचालक में संयोजी बंध के चालन बंध के, जल्दी से बता दीजिए, चालन बंध के बीच वर्गित ऊर्जा अंतराल बताना है। छोटी का यहाँ पे दे रखा है, होता है निम्न में से कौन होता है? तो देखिए यहाँ पे आपको याद में रखना होगा कि कौन यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? चालक में क्या देखना है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे मैंने लिख रखा है उस तरीके से आपको लिखना है। चालक में 0 हो जाएगा, अर्धचालक बीच में क्या रहेगा? संयोजी बंध के चालन बंध के बीच वर्गित ऊर्जा अंतराल आपसे पूछेगा, तो चालक में 0, अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में रहता है। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कुचालक, तो कुचालक का यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिख रखा है? 3 से 7 के बीच रहता है, तो कुचालक 3 से 7, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो ऑप्शन था उसके हिसाब से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया है। और डायमंड का पूछ ले तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यहाँ पे पूछ ले, तो यहाँ पे 1.1, जर्मेनियम का पूछ ले 0.7, अर्धचालक का 1 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चालक का 0। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन तो बनना ही है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 72 में दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी गतिशील ट्रेन में इंजन की दिशा में मुंह किए बैठा है। वह एक सिक्का ऊपर उछालता है। एक सिक्का क्या करता है? ऊपर उछालता है। जैसे टॉस वगैरह होता है ना, क्रिकेट में, कबड्डी में, हर चीज़ में हम लोग टॉस वगैरह करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे दे रखा है कि एक सिक्का को ऊपर उछालता है जो कि व्यक्ति के पीछे जाकर गिरता है। कहाँ होता है? वो क्या कर रहा है? गतिशील ट्रेन में बैठा है। राइट, गतिशील है आपका ट्रेन, वो ध्यान में देना है, विराम में नहीं है। तो ट्रेन आगे की ओर गतिशील है तथा इसकी चाल बढ़ रही है। गतिशील का मतलब क्या है? इसकी चाल बढ़ रही है, और बढ़ रही है इसीलिए आपका सिक्का जो है वो पीछे गिरेगा। सिक्का आगे गिरेगा तो चाल घट रही है, मतलब कि चाल आपका घट रही है, सिक्का जो है आपका आगे गिर जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 73 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 73 में दे रखा है आपके, किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। आपको बताना है कि किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। किस में निर्भर करती है भाई साहब? तो पिंड के पदार्थ पर और ताप पर। किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा निर्भर करती है पिंड के पदार्थ पर और ताप पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है किस पे? पिंड के पदार्थ पर और ताप पर। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे, और आप इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा 75 तक। किसका ध्रुवण नहीं हो सकता है? तो वो पराश्रव्य तरंगे है जिसका ध्रुवण हम लोग नहीं कर सकते हैं। ध्रुवण नहीं हो सकता है किसका? इसका पराश्रव्य तरंगे का। और श्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? कितने होते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज से, उसको भी उसने पार कर रखा है। तो ये भाई साहब प्रॉब्लम होने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, आपको बताना है। तो अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे सबको बता देना है। अनओमीय का प्रतिरोध का जो उदाहरण होता है वो होता है डायोड। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड और भी चाहते हैं कि इस तरीके का क्लास आपके एग्जाम के लिए लाया जाए, तो क्या करना है? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। मैंने बताया ना, आपका 500 प्लस व्यू होते ही इसका PDF आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। इसको PDF अगर देना होगा तो वहीं पे मिलेगा। ऑलरेडी फिजिक्स के कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन जो कराया था मैंने, 1.5 घंटे का क्लास था, उसका PDF प्रोवाइड करा दिया है। प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिया। 20 मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड करा दिया है सेक्शन 2 के लिए, तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा डाउनलोड करके। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो,
या तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे ज़रूर आप देख लीजिएगा। एंड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एग्ज़ाम के लिए जो गाइडलाइन है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।